अच्छा बेटे, हमने जो कल क्लास ली थी उसमें हम जो टॉपिक कर रहे थे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी कर रहे थे और कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये दो चीजें हमने कल कर ली थी। अब उसके बाद नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ पीएच, नंबर थर्ड, कि किस तरह से पीएच अफेक्ट करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी को। तो बेटे आपको अगर याद हो, ये पीएच लेवल या पीएच स्केल आपने पढ़ा था 9 क्लास की बायोलॉजी में भी, और अभी आप फर्स्ट ईयर में भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कि कोई भी सब्सटेंस या तो एसिडिक है, कोई भी सोल्यूशन या तो एसिडिक है, या तो न्यूट्रल है, या तो बेसिक होता है। वो तमाम चीजें जिनकी पीएच वैल्यू 0 से लेके 6 तक होती हैं वो एसिडिक होती हैं। 7 जिसकी भी पीएच वैल्यू होती है वो न्यूट्रल कहलाता है। और 8 से 14 जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिनकी पीएच वैल्यू 8 से 14 के अंदर आ रही होती है वो बेसिक होती हैं। तो एक स्केल था, 0 से शुरू हो रहा था, 14 पे खत्म हो रहा था। अब हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जितने भी एंजाइम्स हैं, हर एक एंजाइम का अपना अपना पीएच वैल्यू है। हर एक एंजाइम की अपनी अपनी पीएच वैल्यू है। इसका मतलब है कि एंजाइम, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो बेसिक हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं। तो जब तक इनकी पीएच वैल्यू या इनकी सराउंडिंग की पीएच वैल्यू वो रहती है जो उनको पीएच वैल्यू चाहिए, तो वो एंजाइम फंक्शन करते हैं। जैसे एक एंजाइम है पेप्सिन, ये स्टमक में होता है और इसकी पीएच वैल्यू जो है तकरीबन 1.4 या 1.6 तक है, यानी कि एसिडिक। तो अगर यहां का एनवायरनमेंट जहां पे पेप्सिन है वहां का एनवायरनमेंट न्यूट्रल हो जाए या अल्कलाइन हो जाए, यानी कि बेसिक हो जाए, तो ये एंजाइम काम नहीं करता। सेम इसी तरह से मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, ये एक और एंजाइम है ट्रिप्सिन। इसकी पीएच वैल्यू 8.2 होती है, यानी कि ये बेसिक है। तो अगर इसकी इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाए या न्यूट्रल हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब है जितने भी एंजाइम्स, मैं एंजाइम्स की बात कर रहा हूं, जितने भी एंजाइम्स और एंजाइम्स की सराउंडिंग में जो भी चीज है, अगर उसकी पीएच वैल्यू चेंज होती है तो बेटे एंजाइम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और अगर एंजाइम्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है उनकी एक्टिव साइट भी चेंज हो जाएगी। और अगर एंजाइम्स की एक्टिव साइट ही चेंज हो जाएगी तो भी कोई भी एंजाइम काम कैसे करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन पीएच वैल्यू ऑन विच इट विल वर्क विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। उस पीएच वैल्यू पे वो एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करता है। अब ये बेटे चौथा करेक्टरिस्टिक है। अब ये चौथा करेक्टरिस्टिक है कोएंजाइम एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स। हमने अभी पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कि कोएंजाइम्स वो तमाम एंजाइम्स होते हैं या एंजाइम का वो पार्ट होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलके नहीं बनता, पहली बात। और दूसरी चीज ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो कोएंजाइम्स आर प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोएंजाइम्स जो हैं, कोएंजाइम्स के बगैर बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर पाते जब तक उनको कोएंजाइम ना मिले। को का मतलब है हेल्प करने वाला। तो कुछ एंजाइम्स जो हैं जब तक उनको कोएंजाइम्स यानी कि हेल्पर एंजाइम्स नहीं मिलते जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, वो काम ही नहीं करते। इनकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी पहले भी, यहां पे भी आपको आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई नजर आ रही होंगी। NAD, FAD, ये सब जो हैं ये कोएंजाइम्स ही कहलाते हैं।
ज्यादातर जो वाइटामिन होते हैं, ज्यादातर जो वाइटामिन होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं। ज्यादातर वाइटामिन जो होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं। दूसरी चीज क्या है? एक्टिवेटर्स। मैंने आपको पहले भी कैरेक्टरिस्टिक में बताया था, एक्टिवेटर्स वो तमाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एक्टिवेटर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, एंजाइम्स की काम करने की रफ्तार को बढ़ाते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं और एंजाइम्स की काम करने की स्पीड को यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अगर कहीं पे आ गए तो अब ये एक्टिवेटर्स में मुख्तलिफ बेटे आइंस हैं, जैसे मैग्नीशियम एक आइन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसी तरह जिंक एक आइन है। ये जो मैग्नीशियम है ये एक्टिवेटर कहलाता है, जिंक भी एक्टिवेटर कहलाता है। मैग्नीशियम आइन किसका एक्टिवेटर है? किस एंजाइम का एक्टिवेटर है मैग्नीशियम आइन? तो मैग्नीशियम आइन एक एंजाइम का एक्टिवेटर है। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट करने के लिए एक एक्टिवेटर आता है, उसका नाम है मैग्नीशियम। इसी तरह से जिंक एक आइन है। ये किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? जिंक एक एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एक एंजाइम है, इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट कौन करता है? जिंक। तो ये फॉस्फेटेज का अगर कोई काम कहे कि इसका काम क्या होता है बेटे, तो फॉस्फेटेज का काम ये होता है कि फॉस्फेट को अटैच कराए या रिलीज कराए किसी भी रिएक्शन से। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास होता है, हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में भी। ये रेड ब्लड सेल्स के पास है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन की स्पीड को बढ़ाता है। तो एक्टिवेटर्स वो तमाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो अक्सर एंजाइम्स की स्पीड यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं और अक्सर एंजाइम्स को एक्टिवेट करा रहे होते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल्स बताई, मैग्नीशियम एक आइन था जो एक्टिवेटर था, जिंक भी एक आइन था जो एक्टिवेटर था। मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है एंजाइम को, उसका नाम है फॉस्फेटेज। जिंक एक्टिवेट करता है एक और एंजाइम को, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तीसरी चीज जो है चौथे कैरेक्टरिस्टिक में, वो इनहिबिटर्स हैं। इसका जिक्र भी मैं आपसे पहले कर चुका हूं कि इनहिबिटर्स उन तमाम सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। इनहिबिटर्स उन तमाम सब्सटेंसेस को कहते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। इनहिबिटर्स या तो डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं एंजाइम्स के साथ, या फिर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं या एक्टिवेटर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिवेटर को अवेलेबल ही नहीं रहने देते। एक्टिवेटर्स को या तो खत्म करा देते हैं या उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर एक्टिवेटर ही नहीं होंगे कहीं पे तो कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट कैसे होंगे? और जब तक एंजाइम्स एक्टिवेट ही नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है इनहिबिटर्स या तो डायरेक्टली एंजाइम्स, एक्टिवेटर्स या तो डायरेक्टली एंजाइम के साथ आके कंबाइन हो जाते हैं और उनको काम करने से रोकते हैं, या जो एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वो एंजाइम्स को एक्टिवेट ना करा पाए। इसके अलावा इनहिबिटर्स दो तरह के हैं, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स दो तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। मैंने आपसे कहा कि दो तरह के इनहिबिटर्स हैं, एक कॉम्पिटिटिव है और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में डिफरेंस क्या है? अब मैं वो बात करने जा रहा हूं। तो बेटे ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये दरअसल मिमिक्स होते हैं। मिमिक, MIMIC, मिमिक। मिमिक के मायने होते हैं कॉपी करने वाला। मिमिक के मायने होते हैं कॉपी करने वाला। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ये मिमिक्स होते हैं। मिमिक्स का मतलब ये कॉपी करते हैं। किसकी कॉपी करते हैं? ये कॉपी करते हैं
नॉर्मल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये कॉपी करते हैं, मिमिक्स होते हैं। किसकी कॉपी करते हैं? नॉर्मल सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की, और मुकाबला करते हैं, कंपीट करते हैं, मुकाबला करते हैं नॉर्मल सबस्ट्रेट से कि कौन पहले पहुंचेगा एंजाइम्स की एक्टिव साइट के पास। ज्यादातर ये पहले पहुंच जाते हैं। जैसे ये पहुंचते हैं एंजाइम्स के पास, उनकी एक्टिव साइट के पास, तो उस पे जाके अटैच हो जाते हैं। और जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे जाकर ये अटैच हो जाते हैं, ये तो इनहिबिटर्स होते हैं जो रिएक्शन को रोकते हैं, तो इनका काम क्या होता है? रिएक्शन को होने ही ना देना। तो जब नॉर्मल सबस्ट्रेट आता है तो उसको जगह ही नहीं मिलती कि वो अपने एंजाइम के साथ अटैच हो सके। अच्छा, एंजाइम को भी क्या लग रहा होता है कि ये ही मेरा सबस्ट्रेट है, क्योंकि इन्होंने कॉपी कर ली है सबस्ट्रेट की, एक्चुअल सबस्ट्रेट की कॉपी कर ली इन्होंने, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो गए। तो जब ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाते हैं तो जो नॉर्मल सबस्ट्रेट आता है वो अटैच ही नहीं हो पाता। तो जब वो अटैच ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसा? यानी कि रिएक्शन ही नहीं हो पाता। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इस तरह से काम करते हैं। अब ये देखो, यहां पे आपको इमेज नजर आ रही होगी, ये एक एंजाइम है ब्लू, और ये जो येलोइश सी बॉडी है, ये जो ब्लू है ये सबस्ट्रेट है, और ये जो येलोइश सी बॉडी है ये एक एंजाइम है, और जो ग्रीन से नजर आ रहा है आपको ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया और एक्टिव साइट में आके देखो फिक्स हो गया। अब ये जो ब्लू वाला एंजाइम आ रहा है, बेटे मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है? मैं ये कह रहा था कि ये आपको दिख रहा होगा, ये येलोइश सी बॉडी जो है ये एक एंजाइम है, और जो ब्लूइश सी जो बॉडी नजर आ रही है आपको, ये बेटे सबस्ट्रेट है, और जो ग्रीनिश बॉडी है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके बाइंड हो गया, देखो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। तो जब नॉर्मल सबस्ट्रेट आया, नॉर्मल सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट फ्री मिल ही नहीं रही, तो एक्टिव साइट के साथ वो अटैच ही नहीं हो पाया, और जब वो एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसा होगा? रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। एक तो इस तरह से काम करते हैं, ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का काम करने का तरीका। अब दूसरे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या करते हैं? पहली बात तो यहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव, इसका मतलब है ये कंपीट नहीं करते। कंपीट का मतलब मुकाबला नहीं करते। इनहिबिटर्स है, इसका मतलब है ये भी रिएक्शन को होने से रोकेंगे। ये क्या करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? ये भी एंजाइम के साथ जाकर अटैच होते हैं, लेकिन जिस जगह से ये जाके अटैच होते हैं वो एक्टिव साइट नहीं होती। मैंने कहा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी एंजाइम के साथ जाके अटैच होते हैं, लेकिन ये जिस जगह से जाके अटैच होते हैं वो एक्टिव साइट नहीं होती। जब ये किसी और जगह पर जाके अटैच हो एंजाइम पर ही, हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था एंजाइम पे दो जगहें होती हैं, एक तो एक्टिव साइट होती है और दूसरी होती है एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट के साथ आके सबस्ट्रेट अटैच होता है। मैंने कहा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अटैच होते हैं एलोस्टेरिक साइट पर, मतलब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहां नहीं, उसके अलावा कोई और दूसरी जगह होती है एंजाइम पर, उसी एंजाइम पर, वहां जाके अटैच होते हैं। और जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये चेंजेस लेकर आते हैं किसके अंदर? एंजाइम की शेप के अंदर। यानी कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं से दो हाथ आगे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ही चेंज करा देते हैं, उसकी शेप को ही चेंज करा देते हैं। और जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो जाएगी तो जो नॉर्मल सबस्ट्रेट उसके लिए आया है बॉडी के अंदर वो अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको कोई एक्टिव साइट दिख ही नहीं रही, क्योंकि एक्टिव साइट चेंज हो गई है। किसने चेंज कराई है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ने चेंज कराई है। जब वो अटैच ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसा? इसका मतलब है इन्होंने कैसे रोका?
by changing the active site of enzymes by attaching themselves with non-active site which is called allosteric site. Allosteric site. तो ये बेटे दो तरह से काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मैं इसकी समरी दूं अगर, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं ये मिमिक्स हैं। मिमिक्स का मतलब कॉपी करते हैं। किसकी कॉपी करते हैं? सबस्ट्रेट की, और भाग कर जाते हैं और अटैच हो जाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। तो जब नॉर्मल सबस्ट्रेट आता है तो उसको जगह ही नहीं मिलती कि वो अटैच ही नहीं हो पाता। जब वो अटैच ही नहीं हो पाता तो रिएक्शन ही नहीं होता। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये एंजाइम के साथ आके अटैच होते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे अटैच होते हैं। उस दूसरी जगह का नाम क्या है? एलोस्टेरिक साइट है। जैसे ही अटैच हो जाते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, तो ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर देते हैं। ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर देते हैं। जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो जाती है, तो जो नॉर्मल सबस्ट्रेट आता है वो अटैच किसके साथ हो, उसको कोई जगह ही नहीं दिख रही होती, क्योंकि जगह अवेलेबल ही नहीं रही। तो वो जब अटैच नहीं होगा तो बेटे रिएक्शन नहीं होगा। ये इस तरह से काम करते हैं। सही है बेटे, ये इमेज भी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये एंजाइम है, ये ग्रेश सी बॉडी एंजाइम है, ये ग्रीनिश सी बॉडी सबस्ट्रेट है, और ये ब्लूइश सा ओवल सा स्ट्रक्चर ये जो है इनहिबिटर है। जब ये इनहिबिटर एंजाइम की इस जगह पर, जहां पे मैं अपना एरो फेर रहा हूं, इस जगह पर ये एलोस्टेरिक साइट है, इस जगह पर जाकर जब ये अटैच हुआ इनहिबिटर, तो देखो एंजाइम की पहले शेप कैसी थी? ट्राइंगल बना हुआ था एक्टिव साइट का, लेकिन अब ये कैसा हो गया? ट्राइंगल चेंज हो गया, यानी कि एक्टिव साइट चेंज हो गई। तो जो सबस्ट्रेट था वो अटैच ही नहीं हुआ। जब सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं हुआ तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इन्होंने इस तरह से रिएक्शन को होने से रोक दिया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ने। इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटे वो वाटर है और रेडिएशन है। पानी है और रेडिएशन है। जो वाटर है ये नेसेसरी होता है एंजाइम्स के लिए, ताकि उनकी एक्टिविटी बेहतर तरीके से हो सके, क्योंकि ये रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। मतलब एंजाइम्स के काम करने की रफ्तार को अफेक्ट करता है वाटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई सीड है, बीज है, वो सीड निकल के गिरा जमीन पर, आपने देखा होगा सीड क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर। अच्छा बेटे, मैंने कहा अफेक्ट ऑफ वाटर, मैंने आपसे कहा कि पानी भी जो है वो अफेक्ट करता है एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर, यानी कि इसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है पानी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी कराता है वाटर सब्सटेंसेस की और एंजाइम्स की। अब कैसे? मैंने एग्जांपल बता रहा था आपको कि जैसे सीड निकल के जमीन पे गिरा, आपने देखा होगा, पहली चीज नोटिस करी होगी कि सीड क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब सीड जो वाटर एब्जॉर्ब करता है उसका एक मेन फंक्शन इसलिए वाटर एब्जॉर्ब करना है क्योंकि सीड के पास जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेट ही जब होते हैं जब उनको पानी मिलता है। इसका मतलब है पानी का मेन फंक्शन क्या है? एक कुछ एंजाइम्स को लेकर एक्टिवेशन, यानी कि एंजाइम्स को एक्टिवेट कराना। तो जब भी कभी पानी आता है तो एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, और सीड के लेवल पे भी यही बात हो रही है कि जब सीड को पानी मिलता है तो वो एंजाइम्स जो सीड में होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब सीड के अंदर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एंजाइम्स करते क्या है? सीड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपको नजर आता है कि सीड में से रूट्स और शूट्स निकलती हुई नजर आती हैं, यानी कि एक पौधा सीडलिंग डेवलप होता हुआ नजर आता है। तो पानी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ये है। इसके अलावा आखिरी जो फैक्टर है बेटे वो रेडिएशन है। आखिरी फैक्टर जो है वो रेडिएशन है, और इसकी बात भी मैं कैरेक्टरिस्टिक में पहले बता चुका हूं आपको कि एक्स रेज, बीटा, गामा, ये तमाम रेज और रेडिएशन जो हैं ये अगर हिट करती हैं किसी एंजाइम को तो उस एंजाइम के स्ट्रक्चर को डैमेज कर देती हैं, और जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही डैमेज हो जाएगा तो वो जो एंजाइम है जिसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया या एक्टिव साइट डैमेज हो गई तो वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, यानी कि जो वो सबस्ट्रेट को तोड़ता इन फ्यूचर
वो अगर सबस्ट्रेट बॉडी में आ भी गया तो एंजाइम काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि रेडिएशन ने डैमेज कर दिया है एंजाइम्स को, उनके स्ट्रक्चर को। इस वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल कंप्लीटली स्टॉप, ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। क्लियर है बेटे ये बात?